बजट 2022-23 एक ऐसा बजट जो कई प्रकार से अनोखा था। एक ऐसा बजट जो मोदी सरकार का 10वां एक प्रकार से बजट और निर्मला जी का चौथी बारी पार्लियामेंट को संबोधन बजट की सारी डिटेल्स के साथ। आपने बहुत सारी चर्चा सुनी होगी, सुर्खियां देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखा तो सरलता से इस बजट को हम कैसे रखें, एक प्रयास मैं कर रहा हूं जिसमें सबसे पहले 3 बातों में से पहली बात जो समझने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार का बजट उसका जमा खाते का हिसाब है, परंतु क्योंकि केंद्र सरकार का जितना खर्चा है और जितना आमदनी है, आमदनी आपसे, मुझसे, देश के हर उस नागरिक से है जो टैक्स देता है, और खर्चा उस पे होता है जो टैक्स पेयर नहीं भी है। यानी एक बड़ी मात्रा में जो देश के लोग हैं जो टैक्स पेयर नहीं हैं, उनके लिए भी जो टैक्स पेयर हैं उनके द्वारा रेवेन्यूज़ के द्वारा उनको समर्थन दिया जाता है। कोविड की महामारी जब से शुरू हुई मार्च 2020 को अगर हम उसका कट ऑफ डेट लें तो वहाँ से आप गिनना शुरू करिए तो 2 साल का लगभग समय है जिसमें ये दूसरा बजट है। और इस बजट ने क्या किया? सबसे पहले इस बजट ने शुरुआत कर दी एक प्रकार से जो अधिक खर्चा हुआ था इस वित्तीय वर्ष में कई सारी चीज़ों पे, और उससे पिछले वित्तीय वर्ष में कोविड रिलीफ पे। आप मनरेगा को ले लीजिए, मनरेगा का लगभग 1,11,000 करोड़ का खर्चा हुआ था पहले साल में कोविड की महामारी में, वो दूसरे साल में घटा और अब तीसरे साल में वो फर्दर कम किया गया है। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे ये संकेत मिलता है कि जो कोविड को लेके एबनॉर्मल टाइप के खर्चे थे वो सरकार कम करने का प्रयास कर रही है, और लगभग हर बड़े सोशल स्कीम पे, एक्सपेंडिचर हेड पे कटौती हुई है। जो गैर सरकारी लोग हैं जो इस को देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे। सरकारी कर्मचारियों जो हैं उनकी तनख्वाह में कटौती नहीं होती, यानी सरकार का जो वेज और सैलरी बिल है और पेंशन बिल है ये घटता नहीं है। तो बढ़ना और घटना केवल एक्सपेंडिचर पे होता है जो किसी स्कीम को लेके इस्तेमाल किया जाता है। तो जल शक्ति, हर घर में जल का नल, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, बट बाकी कई सारी स्कीम्स में कटौती हुई है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सब कुछ काटा गया है। सरकार ने लगभग 36% की बढ़ोतरी की है अगले साल के बजट में, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी सरलता से अगर समझना हो, ये वो पैसा है जिससे कोई एसेट बनता है। आपने 10,000 रुपये रेस्टोरेंट में जाके खर्च दिए, खा पी के डकार लिए, आपने उसी 10,000 रुपये को कहीं पे निवेश किया, सेव किया, तो वो आपके लिए एक एसेट बनता है। इसी प्रकार से सरकार जो खर्चा करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो तो इसे गलत माना जाता है, क्योंकि सरकार का काम है जो बेसिक बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, स्कूल है, हेल्थ केयर को लेके खर्चा है, बाकी बहुत सारे जो खर्चे सरकार के होते हैं, उस सरकार पे ये जिम्मेवारी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी का जो आज ऐलान किया गया है अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ये काफ़ी बड़ा है। पर हम जानते हैं कि रातों रात पुल, रातों रात हाईवे, रातों रात बड़ा बढ़िया अस्पताल, ये सब बन नहीं पाता है। तो मोदी सरकार के इस कार्यकाल में लगभग मिड पॉइंट का बजट है। आपने देखा होगा 2020, 21 और 22-23 में अब एक बजट आना है, और 24 में एक प्रकार का इंटरिम बजट आएगा, क्योंकि उस टाइम जनरल इलेक्शन है। तो इस मिड पॉइंट के बजट में सरकार ने कोविड से इकोनॉमी को निकालने के लिए जो प्रयास किए थे उनकी समीक्षा की है, और सरकार ने ये माना है कि अब हमें उतने ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं
और हम थोड़ा बहुत अपने खर्चों को कम करके जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको हम अब थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष का जो वित्तीय घाटा है वो अनुमान से थोड़ा सा अधिक है। 6.8% सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान था जीडीपी का, 6.8%, उसको बढ़ा के एक्चुअल्स में 6.9 बोला गया है। हालांकि मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, 2 महीने बचे हुए हैं इस वर्ष में, थोड़ा बहुत इसमें शायद चेंजेस हो सकती हैं पॉजिटिव साइड पे। अब सवाल आया अगले साल कितना वित्तीय घाटा होगा, तो इसमें वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि स्वाभाविक है कि उनका भी इसमें काफ़ी रोल रहता है, गाइडेंस रहती है, उसमें लगभग आधे परसेंटेज पॉइंट का रिडक्शन किया है, यानी वो 6.4 के लिए उन्होंने अगले साल टारगेट किया है। अब मान लीजिए, भगवान बचाए, महामारी को लेके जैसे पहले खर्चा करना पड़ा, अगर वैसा खर्चा बढ़ जाएगा तो ये चेंज होगा। एक और चीज़ आपको समझा दूं कि इस वित्तीय वर्ष में एक बड़ी चीज़ घटी, वो ये थी कि फर्टिलाइज़र और फूड सब्सिडी की बिल बहुत बड़ी हो गई। जो बजट का अनुमान था और उसके एक्चुअल्स में काफ़ी फर्क पड़ी। क्यों हुआ? अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए, यूरिया, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र दाम बढ़ गए क्योंकि इनपुट बढ़ गया, तो उसके कारण ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ा। फूड सिक्योरिटी में स्कीम कंटिन्यू की गई तो उसके कारण दाम बढ़ गया, सब्सिडी का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि आपने 5 किलो की स्कीम जो थी उसको और आगे एक्सटेंड किया। तो अगर इस सब को ध्यान में रखें, दूसरी बड़ी बात फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार जितनी चादर उतना फैलने का, उससे थोड़ा कम प्रयास कर रही है। चादर से थोड़ा पाँव बाहर रहता है, हर सरकार का रहता है। कोई मोदी सरकार शायद दूसरी सरकारों के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा कॉशियस है, और जिसे अंग्रेजी में शब्द कहा जाता है प्रूडेंट है, यानी थोड़ा संभल के चलने वाली सरकार है बनिस्बत की दूसरी सरकारों के। और अगर हम इसका कंपैरिजन 2008-9 में जब वैश्विक स्लो डाउन हुआ था, फाइनेंशियल मेल्ट डाउन हुआ था, तो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बहुत हद तक काफ़ी पैसा खुला एक प्रकार से खर्चा किया था देश को उस फाइनेंशियल मेल्टडाउन से बचा के रखने के लिए, और उसके कारण हमारा देश उस हद तक नहीं इम्पैक्ट हुआ जैसे दूसरे देश इम्पैक्ट हुए। पर मोदी सरकार ने इसमें एक डिफरेंट फिलॉसफी रखी है, और ये मेरा आखिरी और तीसरा पॉइंट है। आप आम आदमी हैं, आप सोच रहे होंगे कि इतना इकोनॉमिक्स बात करने का फ़ायदा क्या है। ये बताइए कि मेरी जेब में क्या गया, बजट में काबा। तो बजट में 2-3 बातें, अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए कोई खास विशेष चीज़ नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सरकार मानती है अभी टैक्स पेयर की बेस हमारी इतनी बढ़ नहीं पाई है। दूसरा, क्या जो आपको अधिक खर्चे करने पड़े कोविड को लेके, मेडिकल का खर्चे पड़े, बहुत समस्या हुई, कोविड के कारण पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया, डिजिटल एलिमेंट जुड़ गया, वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फॉर होम कई बार लगता ठीक है बट उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं। तो उसको भी सरकार ने ये माना है कि उसकी अभी कोई अहमियत नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का फोकस ये है कि पुल बनाओ, ब्रिज बनाओ, हाईवेज का निर्माण करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। क्या? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लोग उपयोग करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज़ का जिक्र कर लें, 400 नई वंदे भारत ट्रेन। हाईवेज़ का लक्ष्य, हाईवेज़ के लिए पैसा ठीक मात्रा में दिया गया है। मनरेगा मगर कम किया गया। मनरेगा और हाईवेज़ का अगर कंपैरिजन करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मनरेगा से लोगों को फ़ायदा नहीं होता है और उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। बट मनरेगा का जो एसेट क्रिएशन है और हाईवे प्रोग्राम का एसेट क्रिएशन है, इसमें फ़र्क है। हाईवे प्रोग्राम के एसेट क्रिएशन में ज़्यादा लंबे समय तक वो एसेट बचता है, वो फ़ायदे का सौदा एक प्रकार से एसेट की दृष्टि से है। और आखिर में आगे क्या होगा? 2-3 बातें हैं।
मुझे लगता है कि अगले साल यानी अगले वित्तीय वर्ष सरकार इकोनॉमी पे बड़ी पैनी दृष्टि रखेगी और जो ग्रोथ रिकवरी है, हालांकि अगले साल जो जीडीपी की ग्रोथ है उस दर में थोड़ी कमी होने की संभावना है। और आज बजट में जो हुआ है उसको लेके जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक प्रतिक्रिया आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि खर्चा कम करने का एक प्रकार से माहौल बन रहा है, कंजम्पशन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, तो अगले 4-5 महीने बाद जो आप समझ लीजिए लगभग हम अप्रैल से 6 महीने जोड़ के जब चलेंगे तो एक ऐसा स्थिति आ सकती है कि थोड़ी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो सरकार काफ़ी कॉशियस चल रही है और सरकार विनिवेश को लेके भी अब थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही है। इस साल सरकार ने 1,75,000 का टारगेट रखा था, उसे घटा के सरकार ने आधे से कम कर दिया है और उसमें से रियलाइजेशन भी कम हुई और अगले साल भी काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट रखा है क्योंकि भारत पेट्रोलियम का विनिवेश नहीं हो पाया है, बट LIC का विनिवेश होने की पूरी संभावना है। तो कुल मिला के निर्मला जी का चौथा बजट, और अगर इसको मार्क्स दें तो मैं कहूँगा कि इन्होंने एक इस प्रकार से गाड़ी को चलते रहने का प्रयास किया है, ना ओवर स्पीडिंग का चालान कटे, ना बहुत स्लो होने के कारण आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही ना पाएँ, इसके बीच का एक उन्होंने रास्ता लिया है। और मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी पहलू से इसको समर्थन कर सकते हैं या इसका कटाक्ष कर सकते हैं, परंतु बजट वस्तुस्थिति जो है वो सरकार का खर्चा है और सरकारी अधिकारियों ने जो आज फैसले सुनाए हैं वो देश के लिए ठीक से इम्प्लीमेंट हो, यही प्रार्थना करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।